सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राइस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइस जिसको हम इंग्लिश में इसका एक और नाम है जिसको हम पैडी भी कहते हैं और साथ ही साथ हिंदी में इसको धान भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये एक खरीफ सीजन क्रॉप है। इट इज ऑल्सो नोन एज खरीफ सीजन क्रॉप, जो कि हमारा इसकी शोइंग हमारी हो जाती है अगस्त के टाइम से। सो ये हम शोइंग वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम जो कि बहुत कॉमन है, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इसको साइंटिफिकली कहा जाता है। साथ ही साथ इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 24 एंड 2n = 48। अब ये दोनों क्रोमोसोम नंबर क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी भी कहानी है। देन उसके बाद ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसको सेंट्रल एशिया भी माना जाता है और कहीं कहीं पे इसको एशिया भी कहा जाता है। काफी लोग तो इसे इंडिया भी कहते हैं, काफी जगहों पे बच्चे लोग इंडिया भी कहते हैं, बट जितना मैंने देखा है तो सेंट्रल एशिया इसका निकल के आ रहा था। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज ज्यादातर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया देश हैं। आप इंडिया का मैप जब देखोगे तो उसमें आपको आराम से दिख जाएगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज है। इसको आराम से आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस एरियाज में इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना गया है। ठीक है ना। उसके बाद अगर इसकी फैमिली में आ जाए तो इसकी फैमिली है पोएसी, जिसको हम ग्रेमिनिएसी भी कहते थे पहले के टाइम पे। तो आजकल तो पोएसी कहते हैं, पहले पुराना नाम था। काफी बच्चे करते गए हैं कि ग्रेमिनिएसी बोलते रहते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अब नया नाम यूज करना ज्यादा सुटेबल रहेगा रेदर देन ओल्ड नेम। ओवरव्यू देखते हैं क्रॉप का। ये सबसे ज्यादा स्टेपल क्रॉप है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हर कोई कंट्री इसको उगाती है और हर कोई कंट्री अपने लेवल पे कंज्यूम भी करती है। इंडिया में तो ये मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप है और जो दो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें से एक मेजर क्रॉप तो राइस ही है। दो मेजर क्रॉप इंडिया के क्या हैं, एक है राइस, दूसरा है हमारा व्हीट। शुगर केन भी उगाया जाता है बट वो थोड़ा अलग चीज के लिए यूज होता है, एक्सपोर्टिंग वगैरह के लिए भी। बट जैसे पर्सनल काम है, पर्सनल कामों के लिए भी राइस को उगाया जाता है। काफी लोग अपने गार्डन्स में या थोड़ा छुटपुट एरिया जो होता है खुद के घर के कंजम्पशन के लिए भी काफी जगहों पे राइस को उगाया जाता है। ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट में राइस का प्रोडक्शन होता है और इसी चीज में अगर हम आ जाएं तो प्रोडक्शन के मामले में इंडिया क्या है, दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन जाता है प्रोडक्शन के लिए। और इंडिया में ज्यादातर कौन कौन सी कंट्रीज है, कंट्रीज बोल रहा हूँ, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु एंड पंजाब। ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया में राइस का उत्पादन करते हैं और कमर्शियलाइज वे में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। यही इन्हीं स्टेट से राइस हमारे जाता है। अगर और पॉइंट पे आए हमें तो जैसे इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो हमारा समवट व्हीट से ज्यादा होता है प्रोटीन इसके अंदर, और हाई कार्ब्स वाला ये हमारा क्रॉप बन जाता है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे जब आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, कार्ब्स हमारे को चाहिए होते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि राइस को कंज्यूम करा करो, उससे आपकी कार्ब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आए प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी में हमारा चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर हो जाता है, देन उसके बाद फॉलोड बाय इंडिया एंड देन इंडोनेशिया। ये एक ओवरव्यू है हमारे क्रॉप का। उसके अलावा यहाँ पे जो लीडिंग एक्सपोर्टर है हमारा, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ राइस है हमारा, वो है हमारा थाईलैंड। और इसकी एक वैरायटी है जैस्मिन नाम की, जो ये एक्सपोर्ट करता है, जो जैस्मिन नाम की वैरायटी इसको एक्सपोर्ट करता है। इसको याद रखना आप, अभी आगे जाके फिर से रिपीट होने वाला है थोड़ी देर बाद। और इसके अलावा इंडिया में जीआई टैग जिसको मिल रखा है वो है हमारा बासमती राइस, जो कि अभी कुछ रिसेंटली टाइम में इंडिया ने अभी राइस बैन कर रखा है, मतलब एक्सपोर्टिंग बैन कर रखी है। अमेरिका और काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट बैन कर दिया अपने राइस का। ज्यादातर हम बासमती राइस को ही एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से बाहर के लिए, और यही चीज को हमने बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत स्कैरसिटी ऑफ जो है सप्लाई है, हमारे खुद के प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, इस वजह से इंडिया ने लिया था। रिसेंटली करंट वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिया ने राइस बैन कर रखा है वो कौन सा राइस है, तो आप बता सकते हैं कि वो बासमती राइस है। अब इसमें भी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, जो बासमती जीआई टैग की अगर हम बात करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मतलब होता है इसका जीआई टैग का। जीआई टैग की बात करें तो इंडिया क्लेम करता है कि बासमती राइस उस हमारे इंडिया का जीआई टैग होल्डर राइस है, राइस वैरायटी है। बट साथ ही साथ पाकिस्तान, जिसको हर चीज में हमारा हक चाहिए, हर चीज में हमारा शेयर चाहिए, पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि जो बासमती राइस है वो उनके यहाँ का है। जीआई टैग क्या है ये आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि क्या होता है जीआई टैग। ये चीज है।
पाकिस्तान भी इसे क्लेम करता है, बट ये कंट्रोवर्शियल है। अभी बीच में भी पाकिस्तान ने काफ़ी जगह पे ये स्टेटमेंट जारी करे थे कि इंडिया बासमती राइस को अपने यहाँ का बताता है, जो कि पाकिस्तान की आदत है, हर चीज़ में वो ये बोलते रहते हैं। खैर, तो ये एक ओवरव्यू है हमारे क्रॉप का, जो कि हम समझ सकते हैं देख के। साथ ही साथ जो राइस का स्ट्रॉ वगैरह है वो हमारे कैटल फीड के काम में आता है, जानवरों को खिलाने के काम में आता है, और वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के काम पे आता है। सो ये है, राइस को हम एज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, इसके कोई हम बाय प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कुछ हद तक जो है राइस के कुछ प्रोडक्ट्स, जो राइस आई थिंक वाटर होता है, ये सारी चीज़ होती है, ये आपके कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ करा जाता है। सो ये एक अलग चीज़ है, बट एज अ प्रोडक्ट राइस हम एज अ होल लेते हैं, मतलब एज अ प्राइम कंज्यूम करते हैं, उसको कोई बाय प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं, या उसको कहीं पे दूसरे फॉर्म में हम कंज्यूम नहीं करते हैं। सो ये एक ओवरव्यू हो गया राइस का। अगर हम इम्प्रूव्ड वेराइटीज की बात करें राइस की, सो इम्प्रूव्ड वेराइटीज में हमारी एक आती है IR8 और IR36। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ रखा है। सो IR8 क्या है? ये एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, और कब डेवलप करी गई थी? ये ग्रीन रेवोल्यूशन में डेवलप करा गया था इसको 1960 में। कहाँ डेवलप करा गया था? IRRI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये कहाँ है? हमारा फिलीपींस में सिचुएटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में सिचुएटेड है, और ये वहां डेवलप करी गई थी। और ये हमारी IR36 क्या है? ये इंडिजीनस है, ये इसी की सक्सेसर है वैसे IR8 की, और ये इंडिया में डेवलप करा गया था। ये इंडिजीनस है, और ये इंडिया में ही डेवलप करा गया था इसको, आफ्टर हमारा जब ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे करा गया था। और ये कहाँ करा गया था? ये करा गया था हमारा CIRI के द्वारा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? CRRI, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल, देन उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये किधर है? ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट में सिचुएटेड। सो ये चीजें हमने देख ली कि जो इंप्रूव्ड वेराइटीज है हमारी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन था? ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट कराया गया था? इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का किसने आगाज करा किया था? तो ये चीजें बताएंगे आप। ठीक है, सो ये इंप्रूव्ड वेराइटीज थी जो हमारी हमने अभी डिस्कस करी। एक है IR8, एक है IR36। इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन करके इसने दिया था। और राइस से रिलेटेड एक और फैक्ट था, द फेमस बंगाल फेमाइन। ये आप सभी को पता होगा, जिसने जो इंडिया की हिस्ट्री को जानता है वो सभी को पता है कि ये बंगाल फेमाइन क्या था। ये बोलते तो वैसे हैं कि राइस में कोई बीमारी लग गई थी और उस वजह से राइस ब्लास्ट था, बोलते हैं एक्चुअली में, कि उस वजह से हमारे जो बंगाल फेमाइन फैला था पूरा बंगाल उस टाइम पे, जैसे कि अभी भी है कि लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है, तो उस टाइम पे भी वो लीडिंग प्रोड्यूसर था। तो और बहुत ज़्यादा इंडिया में राइस का प्रोडक्शन होता था। तो बोला जाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे बीमारी फैल गई है और ये सारी चीज़ें हो गई, और उसकी वजह से क्या हो गया, राइस खत्म हो गया, स्कैरसिटी हो गई ये सारी। लेकिन जो फैक्ट है वो हमें भी पता है कि तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितना चावल था इंडिया का सारा सप्लाई कर दिया था इंग्लैंड की तरफ, और जितने भी उनके ब्रिटिश ट्रूप्स है, नॉट इंडियन, ओनली ब्रिटिश ट्रूप्स को वो फीड करने के लिए दिया गया था। वहां जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको भी उतना चावल नहीं दिया जाता था, वो खाली पेट लड़ते थे। एंड देन उसके बाद भी उन्होंने इतने तरीके से लड़े। खैर ये तो एक अलग ही कहानी हो जाएगी, मैं बहुत दूसरी चीज में चले गया। खैर हमको एक ये फैक्ट जानना जरूरी था कि जो बंगाल फेमाइन है वो भी किससे रिलेटेड है, हमारा राइस से रिलेटेड है। बहुत सारी भूखमरी फैल गई थी, बहुत सारे लोग मर चुके थे, जिसकी अभी तक इंग्लैंड ने माफी नहीं मांगी है, जो कि एक शर्म की बात है। खैर अगर हम राइस की स्पीशीज के बारे में बात करें तो देयर आर 24 स्पीशीज, 24 स्पीशीज हैं टोटल राइस की, जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड हैं, और उनमें से सिर्फ 2 जो हैं अभी तक कल्टीवेट करी गई हैं। जो दो स्पीशीज हैं उनका नाम क्या है? एक है ओराइजा सटाइवा,
एक है ओराइजा ग्लेबरेमा। मैंने इससे पहले आपको एक जगह पे क्रोमोसोम नंबर बताया था, सो वो क्रोमोसोम नंबर जो 2 मैंने आपको बताए थे वो थे ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेबरेमा का। बट मेजरली आप क्या लिखना, आप ओराइजा सटाइवा का ही लिखना, क्योंकि ये वाइडली प्रोड्यूस्ड स्पीशीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो सबसे ज्यादा वाइडली प्रोड्यूस्ड स्पीशीज कौन सी है हमारी राइस की, वो है हमारी ओराइजा सटाइवा। सो सबसे पहले हम ओराइजा सटाइवा के ऊपर ही आएंगे। तो ये इसके अंदर भी 3 सब स्पीशीज आती हैं। ये 3 सब स्पीशीज हमारी, एक है हमारी इंडिका, एक है जपोनिका, एक है हमारी जवानिका। सो ये हमारी क्या है, ये 3 सब स्पीशीज है हमारी राइस की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो ये 3 सब स्पीशीज आ जाती हैं राइस की। और उसके अलावा अब अगर हम इंडिका के बारे में बात करेंगे तो इंडिका हमारी क्या है, ये एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की स्पीशीज है। ये इन एरियाज में जो भी इस स्पीशीज से रिलेटेड जो राइस है वो हमारा उगता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये उगता है। और इसका बारे में अगर हम इंडिका के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर होता है लॉन्ग ग्रेन्स। जो दाना होता है चावल का वो थोड़ा लंबा होता है। और क्या होता है कि जब हम इसको पकाते हैं तो उसके बाद भी ये क्या रहता है, थोड़ा सा सेपरेट रहता है, एक दूसरे से चिपकता नहीं है। और इसी से आप समझ गए होंगे कि हम किसका एग्जांपल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एग्जांपल बासमती का और जैस्मिन का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करा था कि जैस्मिन राइस, ये याद रखना, ये कहाँ का है, हमारा थाईलैंड का, ठीक है। थाईलैंड क्या करता है, इसको एक्सपोर्ट करता है, वहां का लीडिंग जो हमारा राइस है वो है जैस्मिन। और इंडिया का तो आपको पता है GI टैग होल्डर राइस है हमारा बासमती राइस। और उसके अलावा इसकी अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो इसमें क्या आता है, प्रेजेंट अरोमा होती है। ऑब्वियसली हम सब ने कंज्यूम कर रखा है बासमती राइस और हम सभी को पता है कि कितना ज्यादा खुशबूदार और टेस्टी होता है ये राइस, और अच्छा टेस्ट भी आता है इसके अंदर। सो ये हमारा ओवरव्यू अभी हमने डिस्कस कर लिया इंडिका का। बात करी जाए जपोनिका की, तो जपोनिका क्या है, एक जापान का राइस है, जापान की स्पीशीज है। और बेसिकली ये क्या है, शॉर्ट और मीडियम ग्रेन होते हैं इसके अंदर, थोड़े से छोटे होते हैं कंपेयरिंग टू इंडिका। इंडिका के बड़े ग्रेन्स होते हैं, इसके छोटे ग्रेन्स होते हैं। और साथ ही साथ ये कहाँ बोई जाती है, ये बोई जाती है हमारे टेम्परेट क्लाइमेट के, वहां पे टेम्परेट एरियाज में इसको उगाया जाता है। जापान के भी जो टेम्परेट एरियाज है वहां पे इसको उगाया जाता है। साथ ही साथ जो इसका राइस है ये थोड़ा चिपका चिपका होता है, स्टिकियर व्हेन कुक्ड, यानी जब ये इसको आप पकाओगे तो उसके बाद ये चिपकने लग जाता है। और इसका प्राइम एग्जांपल है, किसी ने अगर सुशी खा रखी होगी तो समझ सकता है। तो ये ज्यादातर डिशेस लाइक सुशी वगैरह में इसका यूज होता है। जापान की एक स्पीशीज है, इसको हम बोलते हैं जपोनिका। अब इसके बाद आती है हमारी एक जवानिका। सो जवानिका कुछ नहीं है, ये इंडिका का ही एक प्रारूप है। ज्यादातर ये कौन से एरियाज में उगाई जाती है, सिमिलर होता है इसका राइस भी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें। और ये ज्यादातर कहाँ उगाई जाती है हमारी जवानिका, जवानिका हमारी उगाई जाती है ज्यादातर मलेशिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारी कंट्रीज में इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने बात कर ली अभी इसकी राइस की स्पीशीज की। इसके बाद हम आते हैं ओराइजा सटाइवा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओराइजा सटाइवा में हमने डिस्कस करा इंडिका, जपोनिका एंड जवानिका। इंडिका यानी इंडिया में ज्यादातर ये रहती है, उसके अलावा जपोनिका है हमारी जापान की, और जवानिका है हमारी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की। ये सिमिलर होती है इंडिका की तरह, इसके भी जो ग्रेन्स होते हैं लंबे होते हैं और अरोमा अच्छी होती है इनकी, है ना। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब ओराइजा ग्लेबरेमा की। बात करी जाए ओराइजा ग्लेबरेमा की, सो ये उतना ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज नहीं है, मतलब ज्यादातर उगाया नहीं जाता है। इसका वही क्रोमोसोम नंबर है हमारा 2n=48। ज्यादातर ये पार्ट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है इसे। पहले ये वाइल्ड वेराइटीज थी, धीरे धीरे इसको डोमेस्टिकेट करा गया है और उतना वाइडली अभी भी इसका यूज नहीं करा जाता है। इस राइस के बारे में उतना कुछ डेटा अवेलेबल भी नहीं है ज्यादातर बुक्स वगैरह में। सो ये ज्यादातर ग्लेबरेमा क्या है, शॉर्ट इसका जो राइस होता है, ज्यादातर शॉर्ट राइस होता है इसका, ठीक है, शॉर्ट राइस होता है, शॉर्ट राइस होता है। और ये पहले वाइल्ड था, ये वाइल्ड स्पीशीज थी जो कि वहां के जो आदिवासीज होते हैं, आदिवासी वगैरह जो अफ्रीका के आदिवासीज हैं, उन्होंने इसको डोमेस्टिकेट करा, तो इसलिए मैंने बता दिया। ज्यादातर वाइडली हमारी हम अगर बात करेंगे तो बात करेंगे हम सिर्फ ओराइजा सटाइवा की। जो ओराइजा सटाइवा है वो वाइडली ग्रोन वेराइटी है हमारी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सॉरी वेराइटी बोल रहा हूँ, पार्डन माय वर्ड्स, वाइडली ग्रोन स्पीशीज हमारी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो यहाँ पे हमारा स्पीशीज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो किसी को अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, सो प्लीज कमेंट डाउन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का राइस का। अब राइस के बोटेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये होता है एक C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट ऑल्सो नोन एज शॉर्ट डे प्लांट्स भी ये होते हैं। C3 प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। और उसके अलावा ये एक खरीफ सीजन क्रॉप भी है, ठीक है।
तो उसके अलावा क्या है कि ये जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको ज़्यादा चाहिए होता है, गर्म में ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है ये। तो ये चीज़ें हमारे राइस को चाहिए होती हैं। उसके अलावा एवरेज टेम्परेचर, अब साफ सी बात है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अगर इसको चाहिए तो टेम्परेचर भी ज़्यादा अच्छा चाहिए। तो 21 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस ये इसका थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इसको चाहिए होता है। अब जितना कम वैसा होने के लिए तो जर्मिनेशन रेट इसका 9 डिग्री सेल्सियस में भी देखा गया है, बट ऑप्टिमम एक जो टेम्परेचर है इसका वो 21 डिग्री सेल्सियस में हमारा माना जाता है। सो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर हम इसके सॉइल्स के ऊपर आए तो सॉइल्स इसके अंदर लोमी, क्लेई लोम सॉइल्स ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल सॉइल इसके लिए माना गया है कि वो एल्यूवियल सॉइल है। तो एल्यूवियल सॉइल के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। पीएच लेवल इसका मिनिमम 5 से लेके 6.5 तक है, बेस्ट माना जाता है। स्लाइटली एसिडिक सॉइल भी इसके लिए चल जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है इसके बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन का। रही बात इसके अब रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम में अगर हम आए तो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसके अंदर, और उसके अलावा इसके अंदर क्राउन रूट्स भी होते हैं। सो जो क्राउन रूट्स होते हैं बेसिकली ये विजिबल नहीं होते हैं आमतौर पे। जब कोई ऐसी ड्रास्टिक क्लाइमेटिकल कंडीशन हो जाती है तो उसके बाद जाके क्राउन रूट हमारे दिखना शुरू होते हैं, जो कि ऊपर आते हैं जैसे कि यहाँ पे है, वैसे ये अंदर ही रहते हैं ज़मीन के। जब मान लो अगर ज़मीन के अंदर किसी कारण से अगर जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर रन ऑफ हो जाता है या पानी की वजह से जो मिट्टी है वो चले जाती है, तो उसके बाद ही हमारा क्राउन रूट्स हैं ये शो होना शुरू होते हैं। बहुत अच्छा एंकरेज देते हैं क्राउन रूट। क्राउन रूट क्या देते हैं? एंकरेज अच्छा देते हैं। एंकरेज यानी स्टैंड बहुत अच्छा देते हैं क्रॉप को। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा क्रॉप बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड लिए रहता है। और फाइब्रस रूट सिस्टम के होने की वजह से क्या होता है कि जल्दी से इजीली अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे पड़ जाते हैं। सो ये एक ओवरव्यू था इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके शूट सिस्टम की। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द शूट सिस्टम ऑफ द राइस। सो राइस के शूट सिस्टम में ना बेसिकली इतने सारे पॉइंट्स कवर्ड होते हैं, जैसे कल्ब हो गया, लीव्स होगी, पेनिकल हो गया, स्पाइकलेट्स हो गया और ग्रेन हो गया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, मैंने एक फिगर बना रखा है राइस का बेसिकली। तो उसमें ये वाला जो एरिया होता है ये बेसिकली यही कहलाता है हमारा स्पाइकलेट्स। ठीक है, इसी के अंदर हमारे जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसी को हम पेनिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा। इसके अंदर क्या होता है? एंथर, स्टिग्मा, सारी चीज़ें मतलब इसी के अंदर होती हैं। सो ये एक पूरा स्ट्रक्चर, इसको स्पाइकलेट्स कहते हैं। और उसके अलावा लीफ ब्लेड्स होते हैं इसके अंदर। सो लीफ ब्लेड्स आपने सबने राइस का प्लांट कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। फिर भी आपको बता दूं कि जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादातर धारीदार होती हैं, धार होती है उसके अंदर, और पतली पतली होती हैं काफ़ी। सो उस टाइप की लीव्स होती है इसके अंदर। और रूट सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया था थोड़े टाइम पहले। तो इस टाइप का रूट सिस्टम होता है इसका। और साथ ही साथ इसका ग्रेन होता है। इसका ग्रेन बहुत सिमिलर टू बार्ले होता है। ठीक है, बार्ले के सिमिलर होता है हमारा जो राइस का ग्रेन होता है। और जो राइस का ग्रेन होता है बहुत पतला होता है स्ट्रक्चर में। और क्या होता है, दोनों कोनों से बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ये जो एजेस होते हैं इसके, ये थोड़े शार्प होते हैं। तो ये इसका अपीयरेंस होता है कुछ राइस का। ठीक है, राइस के ग्रेन का अपीयरेंस होता है। अब अगर हम सीड रेट पे आए इसके, तो सीड रेट में बेसिकली हम बहुत सारे हमारे जो टाइप्स होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा होता है ड्रिलिंग, तीसरा होता है डेपोक, हाइब्रिड, एनएसआरआई। सो ये ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग भी ले सकते हो इसको, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग ही कराते हैं राइस में। हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, एक नर्सरी बेड प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू करते हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग का हमारा है सीड रेट यहाँ पे 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद ड्रिलिंग मेथड एक हम यूज़ करते हैं राइस में। उसमें क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। मैं आपको अभी अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि ड्रिलिंग में क्या होता है करके। सो ड्रिलिंग में होता है तुम्हारा 60 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप क्या करते हैं इसमें सीड्स को लेते हैं। उसके अलावा एक आता है हमारा डेपोक मेथड। डेपोक मेथड में हमारा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डेपोक मेथड होता क्या है। 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है इसका सीड रेट। ये अभी हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हाइब्रिड होता है, जो हाइब्रिड राइस होता है हमारा। हाइब्रिड राइस में आप कोई भी ले सकते हो। IR8 हमारा एक हाइब्रिड राइस है। इसके अलावा इसी के आगे एक और जाती है हमारा IR36 हो गया, IR24 हो गया। तो ये सारी हमारे हाइब्रिड राइस में आ जाती हैं, इनमें इन्हीं की गिनती होती है। सो हाइब्रिड राइस में हमारा 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा क्या होता है, सीड रेट होता है। एंड लास्ट में हमारा आता है एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो आजकल काफी पूछा जा रहा है। इससे काफी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, कभी कभी सीड रेट ही पूछ लिया जाता है। इसका सीड रेट है 5 से 6 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। ये भी अब अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सो ये एक ओवरव्यू है हमारा सीड रेट का।
सो अब आगे हम इसका डिस्कस करते हैं। इसके बाद शोइंग मेथड के ऊपर अगर हम आए तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा था कि इसमें बहुत सारे शोइंग मेथड यूज होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एक जगह पे नर्सरी बेड प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद जैसे उसके सीडलिंग तैयार होते हैं, हमारे पौध तैयार होती है, जिसको हिंदी में हम पौध तैयार करना कहते हैं, पौध तैयार होती है, देन उसके बाद उस पौधे को लेके, उन प्लांट्स को लेके हम फील्ड में जाते हैं और इवन डिस्टेंसेस में हम उसको क्या कर देते हैं, शोइंग कर देते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डेपोक मेथड। ये होता तो सेम ही ट्रांसप्लांटिंग की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चीज अलग होती है। इसमें बेसिकली डेपोक मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो सरफेस होता है जहां पे हम अपनी सीड्स को लगाते हैं, उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, केले के पत्ते या कोई भी प्लास्टिक शीट्स को हम बिछा देते हैं और उसके ऊपर हम सीड्स को लगा देते हैं। सीड्स क्या होते हैं, काफी टाइम तक जब तक वो अपने जर्मिनेट होके थोड़ा सा प्लांट बनने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम में हम उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं एंड देन उसके बाद उसको हमारे जहां पे भी हमें उसे लगाना होता है, जिस भी फील्ड में हमें उसे लगाना होता है, वहां पे हम उसको स्प्रेड कर देते हैं। इसमें और इसका फर्क क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग और डेपोक मेथड में, एक ही फर्क है कि ब्रॉडकास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम पौधों को एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने में टाइम लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको सोइंग करते हैं। और एक और चीज होती है कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड में आपकी डिजीजेस लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। डेपोक मेथड में ऐसा नहीं होता है। इसमें ज्यादातर क्या करते हैं हम कि जो एरिया होता है वो कम एरिया को लेते हैं एंड रेगुलरली उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और स्प्रेइंग ऑफ वाटर इसमें क्या होता है कि लगातार चलते रहता है। वेयरएज जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि एक वो फील्ड ही होता है, फील्ड के ऊपर पानी डाल के उसको एक सर्टेन हाइट तक हम पानी के ऊपर डुबोए रहते हैं, हमारे जो भी सीडलिंग्स वगैरह हैं उनको। लेकिन डेपोक मेथड में हम ये चीज नहीं करते, हम लगातार जो हमारे सीड बेड तैयार है उनमें उसमें हम वाटर की एप्लीकेशन करते रहते हैं। तो डेपोक मेथड के बारे में जान लेंगे कि ये क्या थी। ये टेक्निक हमारी फिलीपींस से इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी और इसका एक ही तरीका है। ये ज्यादातर आजकल साउथ इंडिया साइड को बहुत ज्यादा यूज हो रही है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है अभी तक ये जो डेपोक मेथड है। ऑल ओवर इंडिया अभी इसको इतना देखा नहीं गया, बट साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो किसान है इसको अपनाया जाता है। इसमें एक फायदा ये होता है कि जो हमारी सीड्स होती हैं वो रेडी हो जाती है हमारे 11 से लेकर 14 दिन के बीच में। मतलब इसका जो जर्मिनेशन रेट हाई है बहुत ज्यादा, कंपेयर करें अगर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। सो ये है हमारा क्या है, डेपोक मेथड, जो कि सेम एज ब्रॉडकास्टिंग मेथड में यूज होता है। इसमें सीड रेट हमारा लगता है 3 kg पर मीटर स्क्वायर का। हमारा मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम यहाँ पे चलते हैं और हमारे 20 से लेके 25 मीटर स्क्वायर तक के हम प्लॉट्स वगैरह बनाते हैं। सो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं, जो हमारा सीड बेड है उसको हम तैयार करते हैं। देन उसके बाद सेकंड वन आता है हमारा, उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज, उसके बाद आता है हमारा ड्रिलिंग वाला। ड्रिलिंग मेथड हम देखते हैं राइस का। ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है, सो ड्रिलिंग मेथड होता कुछ नहीं है। ड्रिलिंग मेथड नाउ नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड इन राइस। सो ड्रिलिंग मेथड में होता कुछ नहीं है, हम एक ड्रिलिंग मशीन लेते हैं। ये एक ट्रैक्टर के साथ फिटेड मशीन होती है। वो क्या करती है, छोटे छोटे छेद करते हुए चलती है और उसके बाद उसमें क्या करती है, सीड्स को डाल देती है। एप्लीकेशन ऑफ सीड्स यहाँ से चले जाता है, देन उसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग मेथड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली मेथड होता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होती है। तो ज्यादातर इस मेथड को हम किसके लिए यूज करते हैं, साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए इसको यूज करा जाता है। ड्रिलिंग मेथड को ज्यादातर किसके लिए यूज करा जाता है, आपका साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए यूज करा जाता है। और इसमें क्या करते हैं हम कि सीड को, एक ड्रिलर होता है, सीड ड्रिलर जो हमारे यहाँ इसकी एक मशीन होती है, उसका नाम होता है सीड ड्रिलर। सीड ड्रिलर आप इंटरनेट में भी सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी। सो सीड ड्रिलर मशीन होती है, ये क्या करते जाती है, इसके ऊपर एक कुप्पे जैसे बने, जो भी कांटे जैसे बने होते हैं, सो छेद करते जाते हैं। देन उसके बाद ऊपर से जो मशीन के ऊपर जो हमने सीड वगैरह रखे होते हैं वो फिट करते हुए चले जाते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की डोज नीचे डालते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन को मेनली बेसिकली रखते हैं, क्योंकि राइस को नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन को हम नीचे रखते हैं, देन उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, हम सीड्स को डाल देते हैं। इसमें एक ये चीज होती है कि अगर हमने ज्यादा डेप्थ डाल दी तो जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है, क्योंकि सीड दब जाता है फिर जमीन के अंदर और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये एक हमारा ड्रिलिंग मेथड हो जाता है। अब इसके बाद एक और मेथड आता है हमारा SRI मेथड। अब नेक्स्ट हमारे शोइंग मेथड में आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन।
ये मेथड तो कुछ नहीं है, सेम एज जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग चल रही है, जो भी हमारा चल रहा है, हम सीड बेड तैयार कर रहे हैं, ये वैसा ही होता है। बस हमको इस शब्द पे गौर करना है, ये क्या है, इंटेंसिफिकेशन है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज हमने इंटेंसिफाई कर दिया, उसको ज्यादा मात्रा में या कुछ ज्यादा पावर के साथ हम जब यूज करने लग जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये ज्यादातर पूछा जाता है, इसका पूछ लिया जाता है कि कहाँ से ये ट्रिक हमने अडॉप्ट करी थी हमने मेडागास्कर से, और इसको डेवलप करा था हैरी डे लॉलेन। तो ये नाम याद रखना, थोड़ा सा मेरे को भी बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। हैरी डे लॉलेन इसका नाम है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लेना है, इंटरनेट में देख लेना है, स्पेलिंग मैंने सही से लिख रखी है। एंड जो क्या नाम है उसका, ये जो एसआरआई सिस्टम है हमारा, ये राइस के अलावा हमारा वीट, शुगर केन और मिलेट्स वगैरह में भी इसको यूज कर लिया जाता है। सो बेसिकली इसमें करते क्या है, इसमें हम करते हैं कि जो भी हमारा ट्रांसप्लांटिंग होती है राइस की, वो यंगर जो हम सीडलिंग वगैरह तैयार होते हैं, जो यंग टिलर्स होते हैं हमारे, टिलर्स आपको पता होगा इस टाइप के होते हैं, दीज आर टिलर्स। और ये हमारा एक एग्जाम्पल है हमारा किसका, सीडलिंग का, ठीक है। तो एक सीडलिंग का एग्जांपल है, ये हमारा एक छोटा सा पौधा तैयार हुआ है, ये पौध तैयार हो रखी है। सो हम क्या करते हैं, जब ये यंग स्टेज में होती है, हम इसी को उखाड़ के लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, फील्ड में शो कर देते हैं। और दूसरा एक और चीज होती है, आमतौर पे हम ब्रॉडकास्टिंग में क्या कर रहे थे, हम लोग जब पौधे तैयार कर रहे थे, हम नर्सरी बेड प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें हमारा क्या हो रहा था कि हम नर्सरी बेड में ज्यादा स्पेस वगैरह का ध्यान नहीं दे रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसेस ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक ईजी हो जाता है, ठीक है, और डिजीज लगने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारा राइस को डिजीजेस वगैरह लग सकती हैं, वो डिजीजेस लगना इसमें कम हो जाता है। तो इससे होता क्या फायदा है कि हमारा जो डेवलपमेंट फेज होता है हमारा सीडलिंग का, वो बढ़ जाता है, ठीक। तो यही है हमारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हमने क्या करा है कि इंटेंसिफाई कर दिया है, और इसमें एक और चीज हम कर लेते हैं, रेदर देन जो भी हमारा फील्ड है उसको पानी में पूरी तरह भिगोने की बजाय हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर देते रहते हैं। यानी सप्लाई ऑफ वाटर हमारा क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है हमारे सीड बेड के ऊपर, सो दैट कि हमारा एक हमने क्या कर दिया, हमने स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारे इसमें, है ना। अब स्पेस है हमारे पौधे के पास, हमारे सीड के पास स्पेस भी है, और उसके बाद जो वाटर है, वाटर की एप्लीकेशन में हम लगातार दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंटेंसिफिकेशन, यानी फटाफट वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो ग्रो होगा, हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांटिंग की तरफ को धकेलना शुरू कर देंगे। जब वो यंग टिलर होगा, यंग टिलर की स्टेज में होगा, देन उसको हम क्या कर देंगे, फटाफट ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। अब बात करें इसकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, 10 से लेके 15 टन FIM इसको रिक्वायर होता है इसकी थ्रू आउट लाइफ स्पैन में, और हमको इसको 4 से लेके 6 वीक के बीच में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, देन उसके बाद हमको FIM इसमें डाल देना चाहिए। प्री शोइंग भी आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द सॉइल टेस्ट ये सारी चीजें चलती हैं। ये एक मोटा मोटी ओवरव्यू होता है, क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, और बेसिकली जो हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो बेस्ड होता है हमारे सॉइल के टेस्टिंग के ऊपर। ज्यादातर किसान नहीं करते हैं, बट एक आइडिया आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शुगर केन या ऐसी फसल आपने बो रखी है इससे पहले, जब आप राइस लगाना चाहते हो, शुगर केन हो गया, या हाई नाइट्रोजन अपटेक वाली कोई भी क्रॉप आपने बो रखी है राइस से पहले, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें नाइट्रोजन का जो आपको एप्लीकेशन है वो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो रेगुलर डोजेज होती हैं उससे ज्यादा देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो राइस है वो हाई अपटेक करता है हमारा नाइट्रोजन का हाई अपटेक करता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे करना क्या है कि हमको जो नाइट्रोजन डोजेज है वो हमको टॉप ड्रेसिंग की तरह यूज करनी है आफ्टर 30 डेज। सो 30 दिन के बाद हमको टॉप ड्रेसिंग की तरह उसको यूज करना है, और उसकी एप्लीकेशन होगी हमारी 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको ये ले लेना है। 25 kg पर हेक्टेयर का हमारा डोज बनेगा। देन उसके बाद सेकंड जो डोज होगा वो पेनिकल इनिशिएशन या बूट लीफ इनिशिएशन के स्टेज के टाइम पे होगा, या हम इसको बोल सकते हैं 45 दिन के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी शोइंग कर सकते हैं। हमारा जो इनकॉर्पोरेशन है वो कर सकते हैं। 25 kg नाइट्रोजन हमको कब डालना है, टॉप ड्रेसिंग में, एंड 25 kg हमको डाल देना है आफ्टर 45 डेज। सो जो बूट लीफ होता है, ये सारी चीजें जब हमारे लीव्स वगैरह को निकलने का टाइम होता है, वो हम फिजिकल अपीयरेंस से भी हमारा देख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें शोइंग कर सकते हैं। सो ये एक ओवरव्यू है इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। बाकी फास्फोरस और पोटेशियम इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है हमारे राइस को, अकॉर्डिंग टू योर
डोजेज आप उसको प्लान कर सकते हो। ऐसा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है नाइट्रोजन को, सॉरी पार्डन माय वर्ड्स, राइस को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इस चीज़ की। नाइट्रोजन की डोजेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है राइस को, और राइस का जो नाइट्रोजन लॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन लॉस बहुत ज़्यादा होता है हमारा राइस के फील्ड में। सो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो मड बॉल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मड बॉल ट्रीटमेंट, एंड एक होता है नीम केक्स का एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, नीम केक्स का एप्लीकेशन। अब ये दोनों चीज़ें हम ऐसी जगहों पर रख सकते हैं हमारे राइस फील्ड में जहाँ पे हमारा लीचिंग की प्रोसेस ज़्यादा हो रही होगी, लीचिंग की जो इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा होगा हमारे फील्ड में, हम ऐसी जगहों पे इसका एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मड बॉल होता कुछ नहीं है, इसमें हमारा मिट्टी के हम गोले वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर पे हम यूरिया डाल देते हैं, और यूरिया को उस मिट्टी के गोले के साथ हम किसी भी ऐसे स्थान में प्लेस कर देते हैं हमारे फील्ड में जहाँ पे लीचिंग वगैरह हो रही होती है। तो क्या करता है कि पानी के साथ घुल घुल के वो जो नाइट्रोजन होता है वो फटाफट मिक्स होने लग जाता है हमारे फील्ड में। तो ये दोनों एप्लीकेशन हम डालते हैं जब नाइट्रोजन लॉस हो रहा होता है, और नाइट्रोजन लॉस की जो ये कमी है ये बहुत ज़्यादा होती है हमारे राइस फील्ड में। सो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो डिजीज डिस्कस करने से पहले हम एक बार वीड्स के ऊपर ध्यान देते थे, वीड्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे 2-3 हर्बिसाइड्स वगैरह का नाम लिख रखा है, जैसे एक है हमारा ब्यूटाग्लोर, दूसरा है एनिलोफोस, और तीसरा है फ्लूक्लोरीन। सो ये 2-3 हर्बिसाइड है जिसकी एप्लीकेशन हम डालते हैं या प्रैक्टिस करते हैं हमारे राइस कल्टीवेशन में वीड कंट्रोल करने के लिए। सो सबसे पहले आता है हमारा ब्यूटाग्लोर। सो ब्यूटाग्लोर का ट्रेड एक नेम से फेमस है, मैशेट, ये नाम से ट्रेड नेम मैंने आपको लिख रखा है। लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसकी एप्लीकेशन डोज होती है 50 EC एट द रेट 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से। सो बेसिकली EC का फुल फॉर्म होता है इमल्सिएबल कंसंट्रेट। सो इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे लिक्विड वगैरह है, जो हमारा एजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हर्बिसाइड है, तो हर्बिसाइड है ये, तो ये हर्बिसाइड हमारा क्या होगा, 50% हर्बिसाइड होगा और 50% वाटर होगा। ये करता क्या है, इमल्सिबल कंसंट्रेट का मतलब होता है कि जो हमारा कंसंट्रेट है, जो हमारा हर्बिसाइड है, जो हमारा केमिकल है, वो वाटर के साथ इतना अच्छी तरीके से घुल रखा है कि वो इवनली स्प्रेड होगा हमारा जब भी हम हमारे फील्ड में उसको अप्लाई करेंगे। यानी 50% है, 50% इसके ऊपर हम वाटर अप्लाई कर देंगे। अगर हम 50% इसके अंदर वाटर डाल देंगे तो वो क्या करेगा, 100% हो जाएगा और 100% हमारा जो है फील्ड में स्प्रेड हो जाएगा इवनली। सो ये इसका मतलब होता है। सो ये इसकी डोज होगी। और एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब हो गया कि जितना इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो इसका मतलब है। सो बेसिकली ये पूरा डोज बन जाता है इसका। इसी के अलावा एक हमारा आता है एनिलोफोस। एनिलोफोस का मतलब होता है एजोजिन, एंड ये हमारा ट्रेड नेम आ जाता है। ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। ग्रेनुअल फॉर्म आप सब जानते हैं, एक होता है लिक्विड फॉर्म, 2 फॉर्म में हमारा हर्बिसाइड आता है, एक होता है 2-3 फॉर्म में आता है वैसे तो, पाउडरी फॉर्म में भी आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है और उसके अलावा हमारे लिक्विड फॉर्म में भी आता है, बट कॉमनली सबसे ज्यादा हम लिक्विड फॉर्म में ही उसको यूज करते हैं। और ग्रेनुअल फॉर्म में क्या होता है, दानेदार फॉर्म होता है, थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड फॉर्म में ये हमारा अवेलेबल हो जाता है। इसमें क्या है हमारा, ये अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, सो 10% एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे यूज होते हैं, कितने, 1.5 kg पर हेक्टेयर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। देन उसके बाद हमारा आता है फ्लूक्लोरीन। फ्लूक्लोरीन का ट्रेड है एक बेसलीन, ये हमने बहुत जगह पे देख रखा होगा। सो बेसिकली ये हमारा यूज होता है बिफोर पडलिंग, हमको इसको डालना पड़ता है। ये भी हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें हमारा जो डोजेज आती है वो आती है 45% एक्टिव इंग्रेडिएंट एट द रेट 0.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी डोज आ जाती है। डोज उतना भी नहीं रखोगे, अगर आपको डोजेज याद नहीं रहती है तो ये तो बेसिक डोज होती हैं, ये इतना हमारे काम नहीं आते कभी भी फील्ड में। अगर आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको डोजेस बनानी पड़ेंगी, ये इतना काम नहीं आती हैं, बट ये बताना था। और एक पडलिंग हम भूल गए थे अभी शोइंग के टाइम पे, हम पीछे भूल गए थे। सो पडलिंग क्या है, पडलिंग ऐसी प्रोसेस है जब हम हमारा टिलेज कर लेते हैं। 2 टिलेज हमारे बेसिकली राइस में यूज होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में जो भी हम डीप टिलेज 2 बार हम अपने मोल्ड बोर्ड प्लो को चलाते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पडलिंग को यूज करते हैं। पडलिंग में होता क्या है कि जो भी हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को फाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। फाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। पडलिंग में एक होता क्या है कि हमारे जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे हम एक लॉग लगा देते हैं, और लॉग क्या होता है, लकड़ी का गट्टर होता है, पानी से भरा होता है हमारा फील्ड, उसके ऊपर हम लॉग चलाते रहते हैं पूरे फील्ड में। आप लोगों ने अपने गाँव में या कहीं पे देख रखा होगा प्रैक्टिकली। सो वो चीज़ करते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
पडलिंग कहते हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट या सेकंड सेम में जब आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे होगे उस टाइम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको। टिलेज में, टिलेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वहां पे आपका ये काम आ सकता है। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में। राइस की डिजीजेस के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहली डिजीज आती है राइस ब्लास्ट। इसको हम ब्लास्ट के उससे भी लिख सकते हैं, या राइस ब्लास्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम ही होते हैं सारे, ठीक है। सारों का अपीयरेंस भी सेम होता है और कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारा इसका आ जाता है पायरिकुलेरिया ग्रासिया। सो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पायरिकुलेरिया ग्रासिया, इट्स अ फंगल डिजीज, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे बो टाई शेप्ड हमारे स्पॉट्स हो जाते हैं, ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, ये अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट आते हैं। जैसे स्टार्टिंग अगर फेज होगा तो उस टाइम पे ग्रेइश कलर के हमारे स्पॉट्स होंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे अगर टाइम बढ़ते जाएगा तो उसके बाद वो ब्राउन कलर के होते जाएंगे, देन उसके बाद टाइम बढ़ते जाएगा तो उसके बाद वो क्या होने लग जाते हैं, ब्लैक कलर के होने लग जाते हैं। तो इस टाइप के स्पॉट्स हमारे कहाँ पर बनने लग जाते हैं, लीफ में बनेंगे या लीफ शीथ में बनेंगे। लीफ शीथ वाला एरिया, जहाँ ये वाला एरिया होता है बेसिकली, ये जो हमारा तो जहां से लीव्स निकल रही होती है ना, ये वाले एरिया को हम लीफ शीथ कहते हैं, और लीव्स तो आपको पता ही है, ये वाला एरिया। सो यहाँ पे हमारे अपीयरेंस होने लग जाती है, इस टाइप के स्पॉट्स वगैरह बनने लग जाते हैं। और जो सेंट्रल पोर्शन है हमारा लीव्स का, जो आपने अभी बहुत जगह पे देख रखा होगा, राइस के जो लीव्स का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो थोड़ा येलो कलर का होने लग जाता है स्टार्टिंग फेज में, और उसके बाद वो भी जैसे जैसे आपका डैमेज बढ़ते जाएगा वो भी ब्राउन से होके ब्लैक कलर में वेरिएट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये फंगल डिजीज की एक पहचान है। या फील्ड में भी देख सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग फेज होगा वहां पे क्या होता है, पीले कलर का होता है, और पीले कलर में ना काफी लोग, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभार कि आखिर ये बीमारी है कौन सी। सो वो अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट दिखते हैं, तो उसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर सेंट्रल पोर्शन में ये हो रहा है तो ज्यादातर ये फंगल डिजीज की वजह से हो रहा है। हो सकता है वो ब्लास्ट हो या कुछ और हो, बट ज्यादातर फंगल डिजीज का ही ये क्या है, अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात और इसके अलावा कुछ और बात करें तो जब हमारा पैनिकल इनिशिएशन स्टेज हमारा चल रहा होता है, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज हमारा चल रहा होता है जब, तो उस टाइम पे जो हमारा ईयर हेड होता है वहां पे भी हमारा क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है, और उसके अलावा क्या कर देता है, ये ब्राउन से लेके ब्लैक स्पॉट्स तक हमारे क्या कर देता है, ईयर हेड में वहां पे अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है, यानी इस वाले एरिया में, ठीक है। नाउ अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, कंट्रोल मेजर्स की बात करें, तो हम इसको एग्रोसान या सेरासान से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका डोजेस हमारा क्या है, 2.5 kg पर हेक्टेयर की हम डोज लगा देंगे। या हम क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में तो बहुत सारी ब्लास्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको शो करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। फॉर एग्जांपल जैसे IR20 होगी, RR8 होगी, जया होगी, रत्ना होगी, तो ये सारी हमारी जो है डिजीजेज वगैरह हैं जो हम यहाँ पे ये जो हमारी वेराइटीज वगैरह हैं ये हम लगा सकते हैं, सो दैट कि हमारा ब्लास्ट कंट्रोल हो सके। सो ब्लास्ट के बाद आता हमारा द फेमस डिजीज ऑफ द राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, खैरा डिजीज भी कहते हैं। खैरा डिजीज के बारे में हम जानेंगे अब, ठीक है, खैरा डिजीज के बारे में जानेंगे। सो खैरा डिजीज हमारी आती है नाउ। सेकेंड डिजीज के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे आती है हमारी खैरा डिजीज। तो ये खैरा डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है हमारी, और बहुत टाइम हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे राइस से रिलेटेड इसमें। सो खैरा डिजीज जो है हमारी कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। और अगर खैरा डिजीज को अगर हमें अवॉइड करना है तो जब हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ZnSO4 का भी हम क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन डाल सकते हैं हम नाइट्रोजन डोजेस के साथ, सो दैट कि खैरा डिजीज थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए हमारी उस टाइम पे, है ना। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी डिजीज होती है 2 फेजेस में हमारी अगर होती है, एक होती है हमारी नर्सरी में, एक होती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। सो हमको अगर ट्रीटमेंट करना है तो हमें दोनों टाइम करना पड़ेगा, या तो आप नर्सरी में भी करिए और ट्रांसप्लांटिंग में भी करिए, सो दैट कि इसका अपीयरेंस हो ही ना। तो होता क्या है ज्यादातर इसमें, जो हमारी खैरा डिजीज होती है उसमें होता कुछ नहीं है, जो हमारे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं हमारे लीव्स के ऊपर बन जाते हैं, इस टाइप के ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, ये लीव्स में छोटे छोटे स्पॉट्स हमारे अपीयर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि खैरा डिजीज हो गई है। दोनों स्टेजेस में होता है, जब नर्सरी में होता है उस टाइम पे भी हो जाता है, और या तो ट्रांसप्लांटिंग के 10 से 15 दिन बाद भी ये हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है ना, अगर ये डिजीज फैल गई है हमारी, तो ये जो प्लांट होता है इसकी ग्रोथ को ये स्टंट कर देती है, ये स्टंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी जो हमारी ये हमारे रूट्स हैं, सो ये रूट्स का डेवलपमेंट भी क्या कर देता है, स्टंट कर देता है। रूट डेवलपमेंट स्टंटेड,
तो ये चीज हमें याद रखनी है कि क्या होता है इसमें बेसिकली ग्रोथ और हमारा जो रूट का डेवलपमेंट है वो स्टंट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये रूट का डेवलपमेंट ही नहीं होगा हमारा, तो उसके बाद 10-15 दिन बाद अगर ये डिजीज लग जा रही है और रूट डेवलपमेंट स्टंट कर दे रही है, तो ऑब्वियसली हमारा जो होल प्लांट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। सो ये सारी चीजें आप अपने, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएससी एग्रीकल्चर में आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर लोगे तो आपका बहुत एक अट्रैक्टिव आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोल की, सो इसमें हमको डालना है 5 केजी जिंक सल्फेट डालना है हमारे 25 केजी लाइम के साथ। 5 केजी जिंक सल्फेट डालना है कितना, 25 केजी लाइम के साथ, और ये हमें 3 स्प्रेज में पूरा करना है। ठीक है, पहली स्प्रे हमको दे देनी है जब हमारे नर्सरी जस्ट लग रखी है उस टाइम पे, देन उसके बाद 20 डेज ऑफ नर्सरी, यानी जब नर्सरी 20 दिन की हो जाती है उसके बाद, और या तो हम उसके बाद जो थर्ड स्प्रे हमारा कब डालना है, हमें 15 से 20 दिन बाद डालना है, कब, ट्रांसप्लांटिंग के बाद। तो 3 डोजेस में हम क्या करेंगे, इसकी पूरी डोजेस को पूरा करेंगे और इंश्योर करेंगे कि खैरा डिजीज ना हो। नाउ राइस की एक और इम्पोर्टेंट डिजीज के अगर हम बारे में बात करें, वो है टुंग्रो वायरस डिजीज। ये वायरस डिजीज है, किससे फैलती है, टुंग्रो वायरस से फैलती है ज्यादातर। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो ओल्डर लीव्स होती हैं हमारी, जो जब हमारा प्लांट ऑलमोस्ट ग्रो हो जाता है उस टाइम पे जो ओल्डर लीव्स होती हैं हमारी, जो स्टार्टिंग है प्लांट से जो लीव्स बनी होती है, उसके जो टिप्स होते हैं ना, वहां पर से क्या होता है कि हमारा ये वाला पार्ट बेटा येलो होना शुरू हो जाता है। सो ये वाला पार्ट जब येलो होना शुरू हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि टुंग्रो वायरस हमारे प्लांट में लग चुका है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में ये यहाँ पे होता है, ये जो हमारा मैंने टिप बना रखा है यहाँ पे प्लांट का एक बेसिकली लीव्स का। सो लीव्स के यहाँ पे हमारा टिप में ये हमारा येलो करना शुरू कर देता है, देन उसके बाद पूरे प्लांट में ये फैलना शुरू हो जाता है, लीव्स के सारे पूरा येलोइंग कर देता है ये, और उसके बाद हमारा क्या होता है, इसका अपीयरेंस शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है कि जो हमारा येलोइंग ऑफ टिश्यू होती है, ये सारी चीजें भी हम अगर टिश्यूज वगैरह को अंदर से हमारे जब हम स्टेम को काटें उस टाइम पे हम देखें तो वहां पे येलोइंग ऑफ टिश्यूज का भी दिखना, अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा प्लांट का जाहिर सी बात है, अगर इस टाइप की अगर डिजीज हो रही तो इसके अलावा हमारा प्लांट क्या शो करने लग जाता है, स्टंटनेस, यानी हमारा प्लांट सूखापन शो करने लग जाता है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है हमारी। ये बेसिकली किससे फैलता है हमारा, ये वायरस फैलता है हमारे लिम्फ से, जो ग्रासहोपर का होता है। और ये ज्यादातर ये ऐसी बीमारी है ना बेटा, वायरस डिजीज ज्यादातर क्या होता है कि जब हमारे पिछले प्लांट में हमारे या पिछले क्रॉप में जब ये लगी होती है तो उसके सहारे या अगले क्रॉप में भी डिजीज इन्फेक्ट करती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो बेसिकली हमारा एक थंब एंड रूल होना चाहिए कि जब हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं उसके बाद जितनी भी चीजें बचती हैं उसको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्पोज करना है फील्ड में। या तो आप उसको जला दीजिए, वैसे जलाना एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बट ज्यादातर लोग जलाते हैं। जलाओगे नहीं तो उसका जितनी भी घास है उसको लेके कहीं अच्छी तरह एक गड्ढा करके उसको अच्छी तरह वहां पे डिस्पोज कर देना हमें फील्ड से बाहर, सो दैट कि वो वायरस अच्छी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर ये हमारी जो वायरस डिजीज है अगर स्टार्टिंग डेज में हमारे को अपीयर हो रही है तो उस टाइम पे हमको क्या कर देना, वो पौधे उखाड़ के हमारे फील्ड से दूर बाहर फेंक देने। और साथ ही साथ हमको अपने आई से ऑब्जर्व भी करना है कि कहीं पे इसके निम्स अपीयर तो नहीं हो रहे हैं हमारे प्लांट के ऊपर या लीव्स के ऊपर हमारे अपीयर तो नहीं हो रहे, वो सारी चीजें हमें देखनी है। साथ ही साथ हमको IR20 एक वैरायटी है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं हम। जो IR20 है ये रेजिस्टेंट टू टुंग्रो वायरस डिजीज है, तो जिसकी वजह से हमारा जो है प्लांट, हमारी जो फसल है वो बच सकती है। तो यहाँ पे हमारा ओवरव्यू खत्म हो गया डिजीजेस का। तो उसके बाद सिर्फ एक इंसेक्ट डिजीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है जो है हमारा राइस हिस्पा, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, देन उसके बाद हमारा क्रॉप खत्म ही होने वाला है। सो यहाँ तक अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो या किसी डिजीज के बारे में और चीजें आपके पास अगर आपके कोई विचार हैं वो आप व्यक्त करना चाहें, सो प्लीज कमेंट में आप अपना कमेंट करें और उसको मैं रिप्लाई दूंगा आपकी बात का। सो अब इसके बाद हम बस एक राइस हिस्पा के बारे में पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो राइस इंसेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट में हमारा आ जाता है राइस हिस्पा। ये एक मेजर इंसेक्ट है हमारा राइस का। सो इसके बारे में अगर हम बता दें, मैं बताऊं आपको, तो ये जो इंसेक्ट होता है इसका ये क्या करता है, डैमेज करता है हमारे मिड रिप ऑफ द लीव्स। सो बेसिकली जो हमारा लीव है, लीव का जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाले जो लाइन खींची रहते हैं, ये वाले एरियाज को ये ज्यादातर डैमेज पहुंचाता है। यहाँ पे ये डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है, तो इसी की वजह से इसका अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। सो ये क्या करता है कि ये क्या करता है, हमारे जो लीव्स होते हैं, लीव्स की मिड रिप को खा जाता है, उसके ऊपर डैमेज करता है उसको, जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स होती हैं झुक जाती हैं, टूट जाती हैं। तो ये सारी चीजें अब हमारे प्लांट को पहुंचाता है, ये डैमेज पहुंचाता है।
इसका कंट्रोल हमें करना है, हमें फेनिट्रोथियोन हमको लगाना है, फेनिट्रोथियोन हमको लगाना है कितना 50 EC एट द रेट 1 ml ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, 1 ml इन पर लीटर ऑफ वाटर में, 1 ml इन पर लीटर ऑफ वाटर में हम इसको छिड़कना है जो हमारी फील्ड है उसके हिसाब से, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे कंपोजिशन है इसका। और मैं आपको बता दूं कि कंपोजिशन एरिया टू एरिया एंड क्रॉप टू क्रॉप वेरिएट करती है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये हमें डालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड अकॉर्डिंग टू अवर एरिया। ये एक रफ आइडिया होता है कि कैसे आपको एप्लीकेशन को यूज करना है। सो यहाँ पे हमारा क्रॉप अब खत्म हो जाता है जो भी राइस है, इसके बाद सिर्फ एक हार्वेस्टिंग बचती है। सो हार्वेस्टिंग आप सभी को पता है, इसमें बताने वाली क्या जरूरत है कि जो हार्वेस्टिंग होती है राइस की बेसिकली सिकल के थ्रू होती है हार्वेस्टिंग, एंड हार्वेस्टिंग के बाद उसकी पॉलिशिंग वगैरह ग्रेडिंग वगैरह करी जाती है, वो एक फैक्ट्री का पार्ट है। सो जो एक फील्ड तक हार्वेस्टिंग होती है बस सिकल के थ्रू हम हार्वेस्टिंग करते हैं और थ्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं ग्रेन्स को अलग कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको फर्दर आगे भेज देते हैं बेचने के लिए। सो आज ये राइस का चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद मैं आगे खरीफ क्रॉप्स के बहुत सारे और दूसरे क्रॉप्स में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या चीज़ आपको इस लेक्चर के बारे में क्या अच्छी लगी और क्या आपके और पॉइंट्स हो सकते हैं इस लेक्चर में जोड़ने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।